हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ओस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ओस्टर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से कई सारे वैज्ञानिकों के दिमाग में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या इसका विपरीत या इसका उल्टी घटना संभव है। अर्थात यदि ओस्टर्ड कहता है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस दिशा में बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया और लंबे समय तक खोजों के बाद दो साइंटिस्टों को इस क्षेत्र में सफलता भी मिली, जिनके नाम थे फैराडे तथा हेनरी। माइकल फैराडे तथा जोसेफ हेनरी ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से किसी चालक में विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखते हैं इनके प्रयोग किस प्रकार से थे। इनके अनुसार यदि हम एक कुंडली लें, मान लेते हैं हमने इस प्रकार से एक कुंडली ली और इस कुंडली में इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। अब यह कहते हैं कि यदि हम इस कुंडली जो कि बंद परिपथ है, यदि इसके समीप किसी एक चुंबक को लाएं, हमने एक दंड चुंबक लिया है जिसका उत्तरी ध्रुव कुंडली के समीप है और दक्षिणी ध्रुव कुंडली से दूर है। अब यदि इस चुंबक को जब गतिशील करवा करके इस कुंडली के समीप लाया जाता है तो हम देखते हैं इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण आ जाता है। इसका अर्थ हुआ कि इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और मान लेते हैं इस दिशा में लाने पर विद्युत धारा की जो दिशा थी गैल्वेनोमीटर में वह इस स्थिति में आ गई, ये पहली स्थिति में। अब इसी प्रयोग को फैराडे और हेनरी ने दोबारा से किया। अब की बार उन्होंने क्या करा कि इस चुंबक की जो दिशा थी, गति की दिशा, उसको परिवर्तित करके इस दिशा में कर दिया, दूसरी स्थिति में। चुंबक के ध्रुव तो ऐसे के ऐसे ही थे। पहली बार इधर से इधर की ओर ला रहे थे, यानी कि कुंडली के समीप ला रहे थे उत्तरी ध्रुव को। अब की बार उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले गए। जब दूर ले गए तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो धारा की जो दिशा है वो बिल्कुल विपरीत हो जाती है। अब की बार धारा इस दिशा में बह रही है। तो इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि गतिशील चुंबक की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए तो परिपथ में बहने वाली की धारा की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। अर्थात पहले यदि चुंबक को इधर ला रहे थे तो धारा इस दिशा में बह रही थी। यदि चुंबक को विपरीत दिशा में गति करवाएं तो बहने वाली धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। इसी प्रयोग को इन्होंने एक बार दोबारा से करा। अब की बार इन्होंने कुंडली तो वैसी ली, साथ में गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। इस बार तो हमने उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप रखा था। अब की बार इन्होंने दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप रखा और इस चुंबक को दोबारा से कुंडली की तरफ गतिशील करवाया, चुंबक कुंडली की तरफ लेकर के आए दंड चुंबक को। तो ये देखते हैं जब दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप लाया जाता है तो इसमें जो धारा की दिशा होती है वह इस दिशा में आ जाती है माना। और यह ठीक जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप ला रहे थे, इस दिशा में ला रहे थे, इसमें जो धारा की दिशा थी वो इस स्थिति में धारा की दिशा की एकदम उल्टी थी। अर्थात हम कह सकते हैं यहां से यह निष्कर्ष निकला कि यदि चुंबक के ध्रुवों को पलट दिया जाए, पहले हम नॉर्थ इधर की ओर ला रहे थे कुंडली की तरफ, अब की बार साउथ लाए, दक्षिण ध्रुव लाए, तो हमने देखा धारा की दिशा पहले इस दिशा में थी तो अब की बार इस दिशा में होगी, धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। दूसरी स्थिति में इन्होंने फिर से यदि चुंबक को इस स्थिति में रखा, साउथ यहां और नॉर्थ यहां, और अब की बार यदि इन्होंने चुंबक को जब इस दिशा में गतिशील करवाया तो देखते हैं यह इसमें धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ऐसी हो जाती है। यानी कि पहली स्थिति में धारा इस दिशा में बह रही थी, यदि चुंबक को विपरीत दिशा में ले गए तो धारा विपरीत दिशा में आ गई। तो यहां से इन्होंने निष्कर्ष निकाले कि यदि किसी चुंबक को कुंडली के समीप लाया जाए तो उस कुंडली में यदि परिपथ पूर्ण है तो एक धारा उत्पन्न हो जाती है। साथ ही इन्होंने बताया यदि चुंबक के ध्रुव को परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो बहने वाली धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। पहला इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला।
दूसरा निष्कर्ष निकाला कि यदि चुंबक को कुंडली की तरफ लाने पर धारा जिस दिशा में बह रही है, पहली स्थिति में यह थी, दूसरी स्थिति में यह है, तो समीप लाने पर धारा जिस दिशा में बह रही है, यदि चुंबक को विपरीत दिशा में ले जाएं तो धारा की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो यहां से इन्होंने यह निष्कर्ष निकाले कि कुंडली और चुंबक के बीच किसी भी प्रकार की आपेक्षिक गति होने पर कुंडली में एक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। आपेक्षिक गति का इन्होंने यह सिद्धांत दिया या यह बताया कि जरूरी नहीं है कि आप इस चुंबक को ही गति करवाएं, आप चुंबक को स्थिर रख करके इस कुंडली को भी गतिशील कर सकते हैं। इस कुंडली को भी एक बार इधर ला सकते हैं, एक बार इधर ला सकते हैं। तो इन्होंने देखा दोनों ही स्थितियों में परिणाम बिल्कुल समान आते हैं। समान का अर्थ है कि चाहे आप चुंबक को गति कराइए और चाहे आप कुंडली को गति कराइए, दोनों ही स्थितियों में इस कुंडली में जो धारा होती है वह प्रवाहित हो जाती है। तो निष्कर्ष ये निकला कि जब किसी कुंडली और किसी चुंबक, दंड चुंबक या किसी भी प्रकार के चुंबक के में आपेक्षिक गति कराई जाती है, के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक धारा जिसे हम प्रेरित धारा नाम देते हैं, यह उत्पन्न हो जाती है। और यह किसके द्वारा दिया गया? फैराडे तथा हेनरी के प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि फैराडे ने क्या नियम दिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे वैद्युत फ्लक्स जैसे होता था वहां पर, उसी प्रकार हम समझेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है यहां पर। तो अब हम समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स की यदि परिभाषा करी जाए तो चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। और जैसे हमने इसकी वैद्युत फ्लक्स के रूप में जैसे हमने इसकी परिभाषा दी थी, वैसे चुंबकीय फ्लक्स में भी दे सकते हैं। हम कहते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं? एक पृष्ठ बना दिया हमने। हम कहते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या। अभिलंबवत मतलब जो पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई बल रेखाएं जाएं। अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को, ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा भी, बल रेखाओं की संख्या को पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ चुंबकीय फ्लक्स हमारा हो गया फाई बराबर हो गया बी, यानी कि पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का मान गुणा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि ए हो तो लिख लेंगे फाई बराबर बी इंटू ए। तो यहां हमारा क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया। आपको ध्यान हो, ये ठीक ऐसा ही फार्मूला हमने वैद्युत फ्लक्स में भी किया था। वहां हमारा फार्मूला निकल के आया था, फाई बराबर निकला था ई इंटू ए के बराबर आया था, जहां ई वैद्युत क्षेत्र था, ए वही पृष्ठ का क्षेत्रफल था। जब हम यहां इसको चुंबकीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो हम कहेंगे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स आप देखिए दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र बी पर और दूसरा पृष्ठ का क्षेत्रफल ए पर, दो बातों पर निर्भर कर रहा है। अब यहां पर एक हम स्पेशल केस ले रहे हैं। हम परिभाषा में बोल रहे थे कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत, तो हमने कंडीशन यहां डाली थी, एक विशेष हमने एक कह सकते हैं आबंध कर दिया था, एक नियम रख दिया था कि अभिलंबवत जानी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जानी चाहिए। अर्थात यदि ये पृष्ठ है, हमारे पास ये पृष्ठ है, तो इससे गुजरने वाली बल रेखाएं ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल लंबवत। इन दोनों के बीच में जो कोण होना चाहिए यह 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब यदि कहीं ऐसी स्थिति हो कि चुंबकीय क्षेत्र इस पृष्ठ के साथ या पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत न हो, तब क्या कहें? तो यदि हम कहते हैं ए तथा थीटा बी के बीच में यदि थीटा डिग्री का कोण हो, हम कहते हैं यदि बी तथा ए के मध्य कोण थीटा हो, तब हमारा यही फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो हमारा फार्मूला इस प्रकार से आ जाएगा। अर्थात यह जो पृष्ठ है ये थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा हो जाए, या हमारी पृष्ठ ऐसे ही रहे, ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे न जाकर के थोड़ी टेढ़ी हो जाए।
ऐसे हम इसका यहां डायग्राम बना सकते हैं। ये इस तरीके से जानी शुरू हो जाए। तो अब आप देखिए इस पृष्ठ की दिशा क्या होती है। आपको ध्यान हो, किसी भी पृष्ठ की दिशा, जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो इस पृष्ठ की जो दिशा होगी वो तो इस प्रकार से होगी, ए की दिशा ये, और ये वाली दिशा किसकी, बी की। इन दोनों के बीच का जो कोण है वह है थीटा। तब हम कहते हैं यदि बी तथा ए के मध्य का कोण थीटा हो तब फाई बराबर बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। यानी कि इस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई बराबर बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हमें क्या बातें पता चलती है? हमें पता चलता है कि जो फ्लक्स होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। दूसरा, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाते चले जाएंगे, ये जो पृष्ठ है ये जितना बड़ा लेते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स का मान भी बढ़ता चले जाएगा। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज कि थीटा यानी कि बी तथा ए के बीच में कितना कोण है, जैसे जैसे कोण बदलेगा वैसे वैसे फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होता चले जाएगा। जो चुंबकीय फ्लक्स होती है, इस चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो होता है वेबर, इसे वेबर कहा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स के हम और मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं ये चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बराबर होता है बी इंटू ए के, जैसे हमने ऊपर बताया। तो बी का मात्रक हम जानते हैं, बी का मात्रक हमारा होता है टेस्ला होता है, और ए हम जानते हैं ये होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं फ्लक्स का मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है। इसके अलावा हम और भी मात्रक निकाल सकते हैं। हम फाई बराबर जानते हैं बी इंटू, बी का एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। यह हमारे चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होता है। साथ में ए का मात्रक लिख ले तो यह मात्रक होता है हमारा मीटर स्क्वायर। इससे इसकी 2 में से 1 घात कट जाए तो यह हमारा मात्रक आ जाएगा न्यूटन बटे एम्पियर, और ऊपर साथ में क्या आ जाएगा। हम जानते हैं न्यूटन जो बल का मात्रक होता है, इसकी जो सूत्र होता है वो होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया, या विमा हो सकती है m, और त्वरण की विमा होती है L-T-2 गुणा मीटर के लिए हम लिखेंगे L, मीटर की विमा L से प्रदर्शित होगी, और एम्पियर को हम A से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो जाएगा m, L की L में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा L की घात 2, साथ में आ गया T की घात -2। A को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि यहां पर A पर कोई भी घात प्रदर्शित नहीं है, तो इसका अर्थ है A की घात +1 है, तो हम लिखेंगे +1। जब A को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी -1, तो A की घात -1। तो यहां हमारे चुंबकीय फ्लक्स का हम कह सकते हैं विमेय सूत्र आ गया m L स्क्वायर T की घात -2 A की घात -1 होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम। हमने भी आपको बताया कि फैराडे ने यह सिद्ध करा कि जब किसी कुंडली के समीप कोई चुंबक गतिशील होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और विद्युत धारा प्रवाह क्यों होता है? हमें पता है किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाह केवल तभी संभव है जब 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव में कोई अंतर हो। एक का विभव ज्यादा हो एक बिंदु का, दूसरे बिंदु का विभव कम हो, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में विद्युत धारा केवल तभी प्रवाहित हो सकती है जब 2 बिंदुओं के बीच कुछ न कुछ विभवांतर हो। तो इसका अर्थ है कि यदि कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, और इसी विद्युत वाहक बल को नाम दिया गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा के स्रोत से उत्पन्न नहीं हो रहा है। यह किसी दंड चुंबक अर्थात किसी चुंबक और कुंडली में आपेक्षिक गति के कारण यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इस विद्युत वाहक बल को एक विशेष नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं
प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसे ई से प्रदर्शित किया गया है जैसे हम विद्युत वाहक बल को करते ही हैं। तो अब हम फैराडे का प्रथम नियम समझेंगे या फैराडे के नियम को समझेंगे। फैराडे का नियम कहता है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, लिखते हैं, किसी कुंडली से बद्ध, बद्ध मतलब बधा हुआ या जुड़ा हुआ, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो स्टेटमेंट पे सबसे पहले हम गौर करेंगे, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का अर्थ क्या हो गया? फ्लक्स को हम जानते हैं फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फ्लक्स में परिवर्तन को हम डेल्टा फाई से प्रदर्शित करते हैं। पहले फ्लक्स मान लेते हैं फाई 1 रहा होगा, बाद में फ्लक्स हो गया मान लेते हैं फाई 2, तो इन दोनों का जो अंतर हुआ वो फाई 1 माइनस फाई 2 को हम डेल्टा फाई से प्रदर्शित करते हैं। आप चाहें तो इसे अलग से लिख भी सकते हैं, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2 या फाई 2 माइनस फाई 1, इन दोनों का अंतर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कहता है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो परिवर्तन डेल्टा फाई आ गया। अब ये किसके साथ होगा? समय के साथ होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, यह अनुक्रमानुपाती होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। इससे हमें यह पता चलता है कि फ्लक्स में जितनी तेजी से परिवर्तन होगा, अर्थात कुंडली के समीप हम चुंबक को जितनी तेजी से आगे पीछे लाएंगे उतनी तेजी से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसे हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं उसका मान भी बढ़ जाएगा। और फ्लक्स में परिवर्तन की दर जितनी कम होगी, यानी कि चुंबक को जितना हम धीरे 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 करके कुंडली के समीप में लाएंगे, यानी कि फ्लक्स यदि धीरे धीरे परिवर्तित होगा, फ्लक्स के परिवर्तन की दर कम हो, तो हम कहेंगे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह भी उतना ही कम होगा। तो पहला नियम इन्होंने यह दे दिया कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नियम यह कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन, या हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए नियम तो ये एक ही है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम, कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसी के साथ है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहले स्टेप को समझने के लिए हमने यहां पर यह स्टेप बीच में डाल दिया है, अन्यथा इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते थे, ई अनुक्रमानुपाती होगा माइनस डी फाई, डी की जगह हमने क्या लिख लिया? डेल्टा लिख लिया, तो डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो यह कहता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, यानी कि यहां कैसे निशान आएगा? माइनस दर आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत वाहक बल की जो दिशा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वह विपरीत है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दिशा के। अब हम यदि अनुक्रमानुपाती का निशान हटाना चाहें तो हम लिख सकते हैं E बराबर एक कांस्टेंट हमने ले लिया K, और साथ में आ गया हमारा माइनस
डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। एमकेएस पद्धति में यदि ई का मात्रक वोल्ट ले लिया जाए, फ्लक्स का मात्रक हम जानते हैं वेबर, टी समय का मात्रक यदि सेकंड में ले लिया जाए, तो हम देखते हैं जो के का मात्रक होता है वो 1 के बराबर होता है। हम लिखते हैं यदि ई वोल्ट में हो, वोल्ट में, कॉमा फाई को हम वेबर में लें, तथा टी समय को यदि सेकंड में लें यानी कि एमकेएस पद्धति में लें, तब के का मान हमारे पास किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। तो के का मान 1 यदि यहां पर रखें तो ये हमारा आ जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। और यह हमारे क्या होता है? फैराडे के नियम होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। यह अब यहीं से हम प्रेरित धारा भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रेरित धारा, देखिए परिपथ में धारा केवल तभी प्रवाहित होती है जब परिपथ पूर्ण हो। विद्युत वाहक बल तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में हो सकता है, चाहे वह बिंदु एक परिपथ से ऐसे जुड़े हों जो परिपथ पूर्ण हो अथवा अपूर्ण हो, लेकिन किसी भी परिपथ में धारा केवल तभी बह सकती है जब हम कहेंगे परिपथ क्या हो? पूर्ण हो। तो हम प्रेरित धारा का मान यदि निकालना चाह रहे हैं तो हमें विद्युत वाहक बल का मान पता है। हम कहते हैं यदि परिपथ का प्रतिरोध, यदि हम कहें परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर हो, तो हम ओम के नियम का सूत्र जानते हैं। चूंकि सूत्र हमारे पास होता है ओम के नियम का, V बराबर होता है आई आर, और यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं? I बराबर होता है V अपॉन आर। तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, I बराबर V अपॉन आर। हमें प्रेरित धारा निकालनी है, वह प्रेरित है लेकिन है तो धारा ही, तो सूत्र आ गया I बराबर V अपॉन आर। तो I क्या है? विभव है। यहां विभव की जगह क्या है? विद्युत वाहक बल, जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो हम लिखेंगे प्रेरित धारा I बराबर हो जाएगा, V की जगह आ जाएगा E बटे R की जगह आ जाएगा प्रतिरोध, R की जगह R ही आ जाएगा। अब इस E का मान हम इस समीकरण से लिखें तो यह हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। तो यह प्रेरित धारा का हमारा मान आ गया I बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर के बराबर ये प्रेरित धारा आ गई। इसी प्रकार आप चाहें तो प्रेरित आवेश का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रेरित आवेश। हम सूत्र जानते हैं, हमारा सूत्र होता है Q बराबर होता है I इंटू टी। इस सूत्र में यदि मान रखें Q के आगे I का मान यहां से रख दें और T समय अंतराल कितना है? डेल्टा टी। यह दोनों मान रखें तो यह तो हमारा क्या था? सूत्र था। तो हम इस सूत्र में यदि मान रखेंगे तो यह आ जाएगा Q बराबर I गुणा डेल्टा टी। I की वैल्यू हम जानते हैं कितनी आ रही है? माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन इंटू डेल्टा टी। यहां पे लिख लेंगे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, यानी कि Q बराबर आ गया माइनस डेल्टा फाई बटे आर के बराबर आ गया। तो यह हमारा किसका मान आ गया? प्रेरित आवेश का मान Q बराबर डेल्टा फाई बटे डेल्टा आर के बराबर आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको यदि लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा है फ्लक्स में परिवर्तन। तो लिखेंगे फ्लक्स में परिवर्तन बटे जो हमारा आर है, यह है परिपथ का प्रतिरोध। लिखा है हमने परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हमने तीन बातें ज्ञात करी। एक, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। दूसरा, प्रेरित धारा जो कि I बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन
कैपिटल आर के बराबर होगी। तीसरा हमने प्रेरित आवेश ज्ञात करा, प्रेरित आवेश का मान क्यू बराबर माइनस डेल्टा फाइव बटे आर या बराबर माइनस फ्लक्स में परिवर्तन बटे परिपथ का प्रतिरोध, इसके बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। अभी तक हमने यह बात देखी कि फैराडे के नियम ये कहते हैं कि जब किसी कुंडली और किसी चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है और उस आपेक्षिक गति के परिणाम स्वरूप कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब यहां से हमें थोड़ा कभी एक ऐसा डाउट हो सकता है, एक संदेह आ सकता है कि कुंडली में यदि किसी चुंबक को ऐसी थोड़ा आसपास लाएं कुंडली के, तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, अर्थात हमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है बिना कुछ कार्य को खर्च किए हुए। तो इस बात को स्पष्ट किया गया लेंस के द्वारा, लेंस के नियम के द्वारा, कि यह जो पूरा प्रोसेस है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को ही प्रदर्शित करता है। तो हम समझेंगे कि लेंस का नियम क्या है और यह कैसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है या उसको सिद्ध करता है। लेंस का नियम यह कहता है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, उसकी दिशा ऐसी होती है या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है, विरोध करती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ हम ये समझते हैं। हमने दोबारा से एक बना लिया, हमने कहा यहां हमने एक कुंडली ले ली, मान लेते हैं, और यहां हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब हम कहते हैं कि यहां पर हम एक चुंबक हमारे पास है जिसका उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव ये है। अब हम इस चुंबक को समीप लाते हैं इधर की ओर, तो क्या होगा? मान लेते हैं जब ये चुंबक रुका हुआ था, तो इस कुंडली में जब ये चुंबक इस प्रकार से यहां रुका हुआ था, मान लेते हैं, तो इस कुंडली से इस प्रकार से फ्लक्स निकल रहा था। ये जो हमारा चुंबक है, ये हमारी फ्लक्स लाइंस थी, चुंबकीय फ्लक्स। अब जब इस चुंबक को इस समय ये स्थिर था, यानी कि यदि चुंबक रुका हुआ है और उसकी चुंबकीय बल रेखाएं, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, वह इस कुंडली में से गुजर रही हैं, लेकिन यदि कुंडली और यह चुंबक दोनों रुके हुए हैं, तो इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और साथ में उसके परिणाम स्वरूप, प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिणाम स्वरूप जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उनमें से कोई भी यहां पर उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि फैराडे का नियम यह कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मेन इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर। तो हम कहते हैं कि यहां पर तो फ्लक्स कुंडली से बद्ध था, जुड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि चुंबक और कुंडली रुके हुए थे, तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब जब हम चुंबक को इधर लाके रखे आए, तो यह जब इधर समीप जाएगा, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो इस कुंडली में से पास हो रही है, गुजर रही है, उसकी संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि चुंबक पास आएगा
तो चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबक के समीप आप जानते हैं ज्यादा होता है, और चुंबक से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता चले जाता है। तो जब इस चुंबक को इस कुंडली के समीप लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, जिससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। अब वृद्धि हो रही है तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, परिणाम स्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब हम समझते हैं लेंस का नियम क्या कह रहा है। लेंस का नियम कह रहा है जब हम चुंबक को इधर लाए तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। पर ये कहता है लेंस कि यह धारा ऐसी होती है, यह विद्युत वाहक बल ऐसा होता है कि अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध कर रहा है। अब सोचिए ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, वो क्यों हो रही है? वह इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हम चुंबक को यहां से इधर की ओर गतिशील तक करवा रहे हैं, इसको यहां से इधर की ओर ला रहे हैं खींच करके। तो ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा लेंस के नियम के अनुसार, यह कुंडली कोशिश करेगी कि वह इसके इधर आने का विरोध करे। तो विरोध कैसे संभव है? विरोध तरीका केवल एक ही कि कुंडली का यह वाला सिरा इस एन को, चुंबक के इस एन ध्रुव को प्रतिकर्षित करे। तो प्रतिकर्षण करने का क्या तरीका होगा? प्रतिकर्षण करने का एक ही तरीका है कि कुंडली का यह वाला सिरा एक उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करे। और उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार कैसे करेगा? जब कुंडली के इस सिरे में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा होगी। जब ये एंटी क्लॉकवाइज धारा इस कुंडली के इस सिरे पर बनेगी, जैसे हम कहते हैं घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में यदि धारा बहेगी, तो यह वाला सिरा किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा। और यह उत्तरी ध्रुव इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए यह कोशिश करेगा यह चुंबक इधर की ओर ना आए। इसीलिए इसने कहा है लेंस के नियम ने कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। तो इस प्रकार से ये क्या करेगी? अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। हमने कहा यहीं पर यही चुंबक है हमारा और यही हमारी ये कुंडली है। अब की बार हम चुंबक को इधर की ओर ले गए। अब की बार चुंबक को जब इधर की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा? फिर यदि ये चुंबक इसके समीप है तो इस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। जब चुंबक को दूर ले जाएंगे तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटेगी, क्योंकि चुंबक दूर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी घटेगी। जब घटेगी तो इसका मतलब है परिवर्तन हो रहा है। मुख्य बात है परिवर्तन होना। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। फिर से लेंस का नियम निकालते हैं। लेंस का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। तो अब फिर सोचिए कि इसमें धारा उत्पन्न क्यों हो रही है? इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि यह चुंबक दूर जा रहा है। तो अब की बार यह कुंडली कोशिश करेगी कि यह चुंबक दूर न जाए, क्योंकि दूर जाने के कारण धारा उत्पन्न हो रही है। तो यह दूर न जाए, इसके लिए एक तरीका यह है कि यह इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करे। और आकर्षण कब होगा? जब इस कुंडली का यह वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार कब होता है? जब धारा की दिशा हम कहते हैं क्लॉकवाइज हो, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में हो। इसका अर्थ है धारा यदि इस दिशा में बहनी शुरू हो जाए, कुंडली के इस वाले सिरे पर, नॉर्थ पोल के या उत्तरी ध्रुव के समीप वाले सिरे पर, जो कुंडली पर धारा की जो दिशा है, यदि वह घड़ी के चलने की दिशा में हो, यानी कि क्लॉकवाइज हो, वामावर्त हो, तो यह वाला सिरा क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, जिसके कारण यह दक्षिणी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसकी इधर जाने वाली गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। इसीलिए जब आपने देखा था कि हमने फैराडे का लॉ लिया था, E बराबर हम कहते थे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी तो होता है, लेकिन ये माइनस का निशान यही बताता है कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वह फ्लक्स में परिवर्तन के दर की विपरीत दिशा में है। फ्लक्स यदि बढ़ रहा है तो
विद्युत वाहक बल उसकी विपरीत दिशा में होगा, यदि घट रहा है तो विपरीत दिशा में होगा। तो जिसको किसने स्पष्ट किया? लेंस के नियम ने स्पष्ट कर दिया कि यह क्या होगा कि अपने प्रेरित धारा अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। तो यहां तक हमें लेंस का नियम समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को कैसे सिद्ध करता है। देखिए, जब हम इस वाली घटना की बात करें, जब हम इसको इधर की ओर ला रहे थे तो यह वाला सिरा इस उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित कर रहा था। तो अब यदि हम चुंबक को इधर से इधर की ओर लाना चाह रहे हैं तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो हम जो कार्य करेंगे इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, वही कार्य हमारा वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इस जो कुंडली है उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और परिणाम स्वरूप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक ऐसी ही घटना यहां पर घटित हो रही है। जब हम चुंबक को दूर ले जाते हैं तो यह वाला सिरा जो है कुंडली का एस सिरा बन जाता है और यह इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यदि हम इस चुंबक को इधर ले जाना चाह रहे हैं, दूर ले जाना चाह रहे हैं कुंडली से, तो हमें इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जब हम आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमारा यही कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न करके वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर देगा। अर्थात हमारे द्वारा चुंबक और कुंडली के बीच में जो आपेक्षिक गति के लिए ऊर्जा प्रदान की जा रही है, वही ऊर्जा अंत में किसमें परिवर्तित हो रही है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप परिपथ में या कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी प्रतिपादित करता है। यहां पर कहीं स्वयं में ही ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो परिवर्तित हो रही है, किसके रूप में? वैद्युत ऊर्जा के रूप में।